नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। हम लोग सिक्स्थ के ज्योग्राफी से एनसीईआरटी से ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें डिटेल में मैंने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। आज 5वें चैप्टर शुरू कर रहा हूं और आगे के चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट करूंगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो बीपीएससी का नया पैटर्न चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं। और यकीन मानिए, जो लोग एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर रहे हैं अब भी, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो भी, या अगर आप यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो भी, यूपीपीएससी में तो पीटी में सारे सवाल एनसीईआरटी से ही पूछता है, या बीपीएससी आप देना चाहते हैं तो भी। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो यकीन मानिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। और बेसिक्स इसीलिए मैंने ज्योग्राफी को शुरू किया, क्योंकि 11th का हिस्ट्री चला रहा हूँ मैं, लेकिन ज्योग्राफी मैंने 6 से ही शुरू किया, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना बेहद ज़रूरी होता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर कौन सा है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसको पढ़ते हैं और इसमें समझने की चीज़ें जहाँ पर होगी वहाँ पर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा भी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मानव जहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व तो भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर मानव जीवित रह सकता है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसे पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, जैसे एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल कहा जाता है। देखिए, अब 3 भाग मिलते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है भूमंडल आपका, ओके, एक होता है आपका जलमंडल, ध्यान रखिएगा इसको, और एक होता है वायुमंडल। ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं उसी पर जीव मंडल का आवास होता है, वहीं पर जीव रहते हैं। ओके, किसी भी एक चीज़ पर आश्रित पूरे के पूरे जीव नहीं रह सकते हैं, उनको हर तीनों चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि गैसों की परतें पृथ्वी को जो चारों ओर से घेरी रहते हैं उनको भूमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, इसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं ठोस में कौन सा हो गया? तो आपका बर्फ़ भी हो गया। कौन सा? जो आइस होता है वो आ गया आपका ठोस में, और लिक्विड के रूप में वाटर आ गया, और गैस के रूप में जल वाष्प आ गए। सभी के सभी रहते हैं। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ जल, स्थल और हवा एक साथ मिलते हैं। अभी मैंने जीव मंडल का बनाया था आपको, ये डायग्राम ही बनाते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसी डायग्राम को मिलाएंगे। ये तीनों कहाँ पर मिल रहे थे? इस एरिया में ये तीनों के तीनों है, तो इसी को जीव मंडल की संज्ञा दी जाती है। जीव मंडल इसको कहा जाता है। इस डायग्राम को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर अस्पष्टता के साथ में बनाओ तो इस प्रकार से बनता है। ये जलमंडल हो गया, ये भूमंडल हो गया, और ये वायुमंडल हो गया। ये तीनों जहाँ पर मिल रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है? जीव मंडल कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा, और ये फोटो भी ध्यान में रखिएगा। अब भूमंडल किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ओके, यह भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। चट्टान और पतली सी परतों का बना होता है भूमंडल, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो आपका भू सतह होता है, इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। आयरन से लेकर नाइट्रोजन से लेकर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन नाइट्रोजन अपने मुख्य रूप में नहीं पाई जाती है। N2 के रूप में उसको बनाने के लिए राइजोबियम और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उसको N2 के रूप में बदलते हैं। बाकी राइजोबियम और जो नाइट्रोजन है वो मुक्त रूप में पाया जाता है, हवा में पाया जाता है। ओके, पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जानते हैं, और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। जो पृथ्वी है इसको अगर आप बांटना चाहें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा भाग? तो एक हो गया अपना अर्थ, इसके 2 भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका कि महाद्वीप होते हैं, ओके, कॉन्टिनेंट जो होते हैं, और एक होता है ओशियन, जिसको महासागर कहा जाता है, ओशियन कहा जाता है, महासागर कहा जाता है। इसी मुख्य रूप से बांटते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक है, जितने विश्व के महासागर हैं आपने देखा होगा अटलांटिक से हिंद जुड़ा होता है, हिंद से प्रशांत जुड़े होते हैं, अटलांटिक से प्रशांत भी जुड़ा है, और दक्षिणी महासागर भी इससे जुड़े हुए हैं। ओके, और देखिए क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या सभी स्थलीय भूभाग भी आपस में जुड़े हुए हैं? सारे जलमंडल तो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या सारे स्थलीय भी जुड़े हुए हैं? नहीं। कौन सा स्थलीय नहीं जुड़ा हुआ है? तो जो अमेरिका का भाग है वो कटा हुआ है। कहाँ से? तो एशिया और अफ्रीका और यूरोप से वो कटा हुआ है। बाकी एशिया, अफ्रीका, यूरोप तो स्थल मार्ग से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आपका ऑस्ट्रेलिया का भाग हो गया नीचे, और अमेरिका का जो भाग है वो स्थलीय से नहीं जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। ओके, और एक समय में बताया जाता है कि ऊपर रूस का जो भाग है और वो अमेरिका का अलास्का से जुड़ा हुआ था, जहाँ पर अभी वर्तमान में बेरिंग की जल संधि है। देखिए मैप में आपको दिखेगा, वो एक समय में वहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ था। उस समय पृथ्वी का तापमान उतना नहीं बढ़ा था, तो ये दोनों जुड़े हुए थे, तभी यहाँ से यहाँ तक सेपियंस का आगमन हुआ था। कहाँ से? तो रूस की मुख्य भूमि से अमेरिका की तरफ जो जाने वाले सेपियंस थे, हमारे पूर्वज, उनका आगमन वहाँ से इसी प्रकार हुआ था। ओके,
समुद्री जल का सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ओके, स्थल की ऊंचाई को हम लोग समुद्र तल से मापते हैं। देखिए ये महासागर और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट दिया हुआ है। अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत है, ये अटलांटिक है पूरा, ये दक्षिणी महासागर है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो आपको पता होगा, बच्चों वाली चीज़ है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट जो है ये 8,848 मीटर, 8,848 मीटर कहाँ पर है? ये तो नेपाल में है। ये विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसको मैरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। मैरियाना कहाँ पर है? ये तो ये आपका मिल जाएगा फिलीपींस सागर के बगल में मिल जाएगा, और वहीं पर मैरियाना ट्रेंच है। 11 किलोमीटर गहरा है ये, 11 किलोमीटर। पूरा माउंट एवरेस्ट डाल देंगे तभी 3 किलोमीटर ऊपर पानी बचा हुआ रहेगा, इतना गहरा है ये। क्या आपने कभी कल्पना की कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतना अधिक भी हो सकता है? यानी कि ये माउंट एवरेस्ट तो 8,800 मीटर है, जबकि ये 11 किलोमीटर गहरी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। महाद्वीप क्या है? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं जो विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। जो कॉन्टिनेंट हैं वो 7 कॉन्टिनेंट हैं जो समुद्रों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सबसे बड़ा है आपका एशिया। उसके बाद से क्रम में आप मुझे लगाकर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यही स्टेटमेंट पूछ लेगा कि एशिया जो है ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2/3 भाग में फैला हुआ है। आप मारेंगे बिल्कुल सही है ये, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 1/3 भाग में फैला हुआ है, 1/3 में है, न कि 2/3 में। ओके, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। क्या मकर रेखा एशिया से होकर गुजरती है? आप मुझे बताइएगा ज़रा। कौन से ऐसे महादेश हैं जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत, कर्क और मकर? आप मुझे एक बार सोच कर बताइए। और कौन सा अपना एशिया महादेश से कौन कौन सी रेखाएँ गुजरती? क्या विषुवत गुजरती हैं एशिया से? हाँ, गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है एशिया से विषुवत। क्या यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है। क्या मकर रेखा गुजरती है? तो नहीं, मकर रेखा एशिया से नहीं गुजरती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अब इसका बाउंड्री थोड़ा सा डिसाइड करते हैं एशिया का। एशिया पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत आपको रूस में दिखेगा। रूस के जो है विस्तार वो यूराल के पूर्व में भी है और यूराल के पश्चिम में भी है। तो यूराल पर्वत जो है वो एशिया को किससे अलग करता है? यूरोप से अलग करता है। इसलिए ये जो रूस है आपका वो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। ओके, यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया, यूरोप एशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है उसको यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया। अब यूरोप पर चलते हैं। यह एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है, इसलिए यूरोप को क्या कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप। क्या बोला मैंने? महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो देखिएगा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो यूरोप के जो 3 तरफ से जल से घिरे हुए हैं। मैप में अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए यहाँ पर मैप में आपको स्पष्टता से दिखेगा। देखिए जैसे ये यूरोप है तो यहाँ पर देखिए ये यूरोप पूरे 3 भाग से घिरा हुआ है। ये जो इसका भाग है ये भी 3 भाग से जल से घिरा हुआ है। ये जो भाग है ये भी इसका 3 भाग से जल से घिरा हुआ है। आप इटली को देखेंगे तो ये भी यहाँ पर 3 भाग जल से घिरा हुआ दिखेगा। तो ये बहुत सारे इसके ऐसे हिस्से हैं जो 3 भाग में जल से घिरे हुए हैं। ये यूरोप की सबसे बड़ी खासियत है। अफ्रीका के बाद पर अब अफ्रीका के बाद आ गए हम लोग। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी एशिया के बाद कौन सा आएगा? तो अफ्रीका आएगा। अफ्रीका आएगा महाद्वीपों की लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, मतलब कि बड़े साइज में। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका में किस देश से 0 डिग्री गुजरती है? अब ये आपका टास्क हो गया, इसको नोट डाउन करके लिख लेना है कि अफ्रीका के किस देश से होकर 0 डिग्री गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपका पीटी का एक फैक्ट तैयार हो जाएगा। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बस आपको जवाब मिल गया। अफ्रीका जो है ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा भी गुजरती है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ भी गुजरती है, 0 डिग्री भी यहाँ से गुजरती है, और यहाँ से 23.5 डिग्री साउथ भी गुजरती है, और यहाँ से कर्क, मकर रेखा सभी गुजरती है। ये कर्क हो गया, ये मकर हो गया, ये विषुवत हो गया, यहाँ से तीनों के तीनों गुजरती हैं अफ्रीका से। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप के पूरे उत्तर में सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। अगर मैप में मैं आपको दिखाऊं तो मैप में अगर आपको देखना हो तो देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। बस यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सहारा का फैलाव है। ओके, इसको सहारा का पूरा फैलाव है ये।
और यहीं से देखिए सहारा मरुस्थल यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और ये रहा आपका 0 डिग्री, ये रहा मकर रेखा और ये रहा कर्क रेखा। तो सहारा मरुस्थल किसके समीप है? कर्क रेखा के समीप है कि मकर रेखा के समीप है या विषुवत के समीप है? तो जो सहारा मरुस्थल है वो कर्क रेखा के समीप है। इसी प्रकार से ऑब्जर्व करना सीखिए चीज़ों को। जैसे अधिकांश मरुस्थल आपको कर्क रेखा पर दिखते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा सऊदी अरब में भी मरुस्थल, यहाँ पर थार में मरुस्थल दिखेगा आपको, और अधिकांश मरुस्थल जो होते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर स्थित होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर मरुस्थल होते हैं, कहाँ पर नहीं। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि सहारा रेगिस्तान के बारे में दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत किन किन भागों से होकर गुजरती है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। अफ्रीका में एक लेक है, लेक विक्टोरिया, जिसके बारे में बीपीएससी में पूछा गया था। यहीं से निकलती है कौन सी नदी? तो नील नदी, और ये उत्तर की तरफ बहती जाती है। मैं एक बार फिर से मैप में दिखाता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। यहाँ से देखिए, यहीं से निकलती है नील नदी, यहीं से, और ये उत्तर की तरफ, ये तो अमेरिका हो गया, सॉरी, यहाँ रहा, इसे बनाया भी हुआ है। देखिए यहीं पर है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक से होकर यहाँ पर है विक्टोरिया लेक, यहीं से विक्टोरिया लेक से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो 0 डिग्री गुजरती है। यहीं से निकलती है नील नदी, और ये कहाँ पर जाती है? तो ये मिस्र के बाद भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है, यानी कि ये दक्षिण से उत्तर की तरफ में बहती है नील नदी। ओके, अगले पर चलते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि सबसे पहले आ गया एशिया, फिर आ गया अफ्रीका, फिर आ गया नॉर्थ अमेरिका आ गया। यह दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय जल स्तर से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा की जल संधि भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किससे जुड़े हुए हैं? तो पनामा की जल संधि है, यहाँ पर पनामा की जल संधि है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इधर है कौन सा? हिंद महासागर, उत्तर में हो गया उत्तरी महासागर, और इधर हो गया आपका अटलांटिक महासागर। इधर प्रशांत है, मैंने हिंद बोल दिया, प्रशांत महासागर है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? सबका नाम बता दिया आपको। दक्षिण अमेरिका पर हम लोग आ गए। दक्षिण अमेरिका देखिए, पीला पीला से जो दिख रहा है दक्षिण अमेरिका है, लेग पीस के जैसा दिख रहा होगा बहुत सारे लोगों को। क्या है ये? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? अब मुझे बताइए। इधर है प्रशांत और इधर है अटलांटिक। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। एंडीज कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, एंडीज फैली हुई है। और ये क्या है? यहाँ पर देखिए, अमेरिका में यहाँ पर रॉकीज है, इसको कहा जाता है रॉकीज, अमेरिका रॉक्स, रॉकीज, और यहाँ पर है नीचे एंडीज, अर्जेंटीना एंडीज। ऐसे याद रखिएगा कि दक्षिणी अमेरिका में कौन सा अर्जेंटीना नामक देश है, तो वहाँ पर पूरा ऊपर से नीचे तक एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण तक। और अमेरिका रॉक्स, यानी कि अमेरिका में कौन सी है? तो रॉकीज की पर्वतमाला फैली हुई है, पश्चिमी तट पर दोनों की तरफ है। और ये दोनों क्या है? तो वलित पर्वत के उदाहरण है, वलित पर्वत के उदाहरण है। और ये भूकंप वाले जोन है। प्रशांत महासागर का जो प्लेट है वो इन सभी प्लेटों से टकराता रहता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े भूकंप आते हैं, बहुत ही भयानक स्तर के भूकंप आते हैं। तो ये सब रॉकीज और एंडीज को ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए क्या दिया हुआ है कि दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। सबसे बड़ी किस मामले में? तो जल धारण क्षमता के मामले में, जल धारण क्षमता के मामले, लंबाई के मामले में नील नदी सबसे बड़ी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहती है ये अमेजन नदी बहती है यहीं पर। अमेजन का फॉरेस्ट भी है और ये विषुवत के पास में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब आ गया ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी कि सबसे छोटा कौन सा हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये चारों तरफ से महासागर समुद्र से घिरा हुआ है। यह द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप का तात्पर्य क्या होता है? ये एक द्वीप है जो अपने आप में कॉन्टिनेंट का काम करता है। ये बाकी महाद्वीप से स्थल मार्गों के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका कहाँ पर है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध जिसको बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा बर्फ की मोटी परत रहती है और यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। भारत का भी यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है, भारत का भी यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है और यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर हैं। भारत के भी शोध केंद्र हैं, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री शोध केंद्र भारत के कहाँ पर हैं? तो ये है आपका दक्षिणी अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में है, इसको ध्यान में रखिएगा। यही पीसीएस एग्जाम में पूछ लिया गया था। दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री के बारे में बताइए कौन कौन से भारत का रिसर्च स्टेशन है। और ये छठी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फिर भी ये बच्चे गलत करके आ गए थे एग्जाम में सवाल। ये दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री के बारे में ये ध्यान रखिएगा। भारत का रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका में बनाया गया, दक्षिणी ध्रुव पर बनाया गया। ओके, आप दक्षिणी ध्रुव का मैप को जरा गौर से देखिए अपने में, तो वहाँ पर आपको जैसे ये दक्षिणी ध्रुव है तो इसके किनारे पर ही यहीं पर मिल जाएगा गंगोत्री और यहीं पर मिल जाएगा मैत्री। ओके,
जलमंडल पर आ गए। ये तो अपना स्थल मंडल था, सारे कॉन्टिनेंट हमने पढ़ लिए, एक आइडिया तो ले लिया। अब उसके देश वगैरह भी आगे पढ़ लेंगे डिटेल में। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। 71%, 71% पृथ्वी पर क्या है, तो जल है। आपके शरीर में कितना जल है, 70% आपके शरीर में भी जल है। बताइए क्या कोइंसिडेंस है ना। पृथ्वी पर भी 71% के आसपास में जल है, मानव के शरीर में भी 70% जल की मात्रा होती है। ओके, जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झील, हिमनद, भूमिगत जल और वायुमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित होते हैं। सब कुछ इसमें सम्मिलित होता है, सब कुछ सम्मिलित होता है इसमें। ओके, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, यानी कि खारा पानी है। खारा पानी है कहाँ पर, 97%। अगर जल पूरे पृथ्वी पर 100 लीटर पाया जाता है तो 97 लीटर जो पानी है वो समुद्र में है, खारा पानी के रूप में है, यानी उसको हम पीने के लिए उपयोग अभी नहीं कर सकते हैं। उसको पीने के लिए योग्य बनाने के लिए कुछ तकनीक उपलब्ध है, एवं वह इतना खारा होता है कि उसको पीना ही बहुत कठिन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, इस मैप को बड़ा ही सुंदर दिया हुआ है। 97.2% क्या हो गया, तो समुद्री जल हो गया। उसके बाद से देखिए, हिमनद और भूगर्भ में संचित जल कितने हो गए। हिमनद और भूगर्भ में 2.8% हैं, 2.7% के आसपास, या 2.8% हो गए। पीने योग्य कितना है, 0.03% पानी जो है, वो पीने योग्य जो आप पीते हैं वो है। तो आप समझ सकते हैं जल को क्यों संरक्षित करना चाहिए। आगे बढ़ें, देखिए यहाँ पर ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है याद करने का। आप अगर इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप याद हो जाएगा। ये साइज़ के हिसाब से बनाया गया, जैसे एशिया सबसे बड़ा है तो उसके साइज़ के हिसाब से इसको बना दिया गया, बच्चों को सीखने के लिए है ना। ये कौन सा है, तो ये अफ्रीका है, उससे छोटा आपको दिखेगा। उससे छोटा कौन सा दिखेगा, तो उत्तरी अमेरिका दिखेगा। उससे छोटा आपको दिखेगा दक्षिणी अमेरिका। उससे भी छोटा फिर आपको कौन सा दिखता है, अंटार्कटिका दिखता है। फिर आपको यूरोप दिखेगा। फिर आपको सबसे अंत में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। और इसके क्रम को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मानव के उपयोग में वो खारे पानी नहीं आ सकते हैं। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिमनदों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग और लवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। जो वाटर की कमी हम महसूस करते हैं वो क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि हम नीले ग्रह पर भले ही रहते हैं लेकिन अधिकांश जल जो है वो पीने योग्य नहीं है। अधिकांश जल पीने योग्य नहीं है। महासागर, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 5 प्रमुख महासागर हैं, जिनको नाम नहीं पता है कृपया करके नोट डाउन शुरू करना। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से नोट कीजिए। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, पैसिफिक ओशियन। अगला है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक आ गया उसके बाद से। हिंद महासागर उसके बाद से, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर जो उत्तर में है। उत्तर वाला सबसे अंत में आएगा। सबसे पहले आ गया प्रशांत, फिर आ गया आपका अटलांटिक, उसके बाद से कौन सा आ गया, हिंद। उसके बाद से आ गया आपका दक्षिणी महासागर, उसके बाद से आ गया उत्तरी महासागर। ये क्रम जिनको नहीं याद है कृपया करके क्रम भी याद कर लीजिए। और जिनको नहीं पता था आज तक 5 महासागरों के नाम, 7 कॉन्टिनेंट के नाम, तो कृपया करके आज याद कर लीजिएगा बच्चों। ओके, आगे बढ़ें, आगे देखें क्या है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यानी कि आप ऐसा काम कीजिए, पूरे स्थल मंडल पृथ्वी पर जितने उन सबको इकट्ठा कर दीजिए और उन सबको ले जाकर प्रशांत महासागर में डाल दीजिए, तो भी प्रशांत महासागर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। यह पृथ्वी का 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में ही स्थित है मैरियाना ट्रेंच। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, आपने देखा होगा लगभग में वृत्ताकार है। और इसके इस तरफ कौन से हैं, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, और ये पूरा एशिया फैला हुआ है यहाँ पर। ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ, प्रशांत महासागर लघु वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं, और यहाँ पर नीचे ऑस्ट्रेलिया भी है। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। पता क्या लगाना, आपको पता ही होगा, नहीं तो देखिए सामने जो मैप आपके चिपका है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर देखिए लिखा होगा। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे पहले आ गया पैसिफिक, फिर आ गया अटलांटिक। यह अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है। अगर आप अटलांटिक को देखेंगे तो इस प्रकार से है वो। ओके, इसके पश्चिमी किनारों पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, पूर्वी किनारों पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित का मतलब होता है खुरदुरा है बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर भी खुरदुरा होता है उसका तात्पर्य क्या होता है कि यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह बहुत अच्छे बन सकते हैं। जो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, जो नेचुरल आपका पोर्ट होता है, जो मानव निर्मित नहीं होता है, वो यहाँ पर बहुत अच्छे बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं, क्योंकि पोर्ट को बनने के लिए एक तो गहराई चाहिए, और एक तरह से क्या होना चाहिए, वहाँ पर जो निमग्न तट होते हैं, जो जल में डूबे हुए तट होते हैं, उनकी लंबाई कम होनी चाहिए, तभी तो जहाज़, भारी जहाज़ यहाँ किनारे तक आ सकता है।
है ना। तो दो चीज़ें चाहिए, गहराई चाहिए, तंतुरित भी चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह अनियमित और तंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति होते हैं। आइडियल कंडीशन होता है किसके लिए ये, तो जो आपके पोताश्रय होते हैं, मतलब कि जो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह जिनको कहा जाता है, उनके लिए आइडियल कंडीशन अटलांटिक महासागर बनता है। इसलिए व्यापार के लिए अटलांटिक महासागर बड़ा ही बढ़िया माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। व्यापार की दृष्टि से दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर ही है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंद महासागर ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी कि भारत के नाम पर है। हिंद महासागर इंडियन ओशियन कहा जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया। वो देश कौन सा है, अपना प्यारा भारत है। और इसीलिए चीन जैसे देश कई बार इस पर आपत्ति जताते हैं, बोलते हैं इसका नाम बदलो, लेकिन इंडियन ओशियन इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे प्रभाव क्षेत्र में इंडिया का प्रभाव हमेशा सही रहा है, इसलिए इसको इंडियन ओशियन ही हमेशा नाम दिया गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। आप अगर हिंद महासागर को देखेंगे तो इस तरह से दिखता है लगभग में। ओके, यहाँ पर आपको दिखेगी बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर आपको दिखेगा अरब सागर, और इसी प्रकार से है हिंद महासागर। तो त्रिभुजाकार कौन सा, तो हिंद महासागर, और एस के आकार का कौन सा, तो अटलांटिक महासागर। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर आर्कटिक महाद्वीप को चारों ओर घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। दक्षिणी महासागर के बारे में बोल रहा है। उसके बाद से कौन सा है, उसके बाद से है आपका आर्कटिक, जो ऊपर में है, आर्कटिक सर्किल जिसको कहा जाता है। भविष्य का इसको रास्ता माना जाता है। क्यों भविष्य का महासागर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी बर्फ़ है। जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर आने वाली जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी हमेशा के लिए। तो दुनिया के जो देश हैं बहुत सारे, वो इस रास्ता को अपनाकर व्यापार कर सकते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा राजनीतिक गतिविधियाँ आजकल बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये रास्ता धीरे धीरे बन रहा है और यहाँ से व्यापार करने के लिए बहुत सारे देश कोशिश करेंगे और ये पूरा बदल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, इसके नीचे बहुत सारे सेल गैस वगैरह या बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जमा है आर्कटिक के नीचे, जो आज तक नहीं निकाला गया, जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी होड़ मच सकती है, क्योंकि अभी किसी देश के अंतर्गत नहीं आता है ये। आर्कटिक सर्किल इसके चारों तरफ रहने वाले देशों का एक संगठन है, आर्कटिक सर्किल, जिसका भारत भी पर्यवेक्षक सदस्य है। ऑब्जर्वर कंट्री के नाम पर भारत भी इसमें शामिल है आर्कटिक सर्किल में। लेकिन अभी तक आर्कटिक पर किसी देश का दावा नहीं है। तो वहाँ पर मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज में सभी का अधिकार होगा। तो इसलिए आने वाले समय बड़ा ही विवाद का कारण बनने वाला कौन सा चीज़, तो आर्कटिक महासागर बनने वाला है। उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग की जल संधि के नाम से जाना जाता है। और बेरिंग की जल संधि से ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि का जो लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि का जो डेट का लाइन होता है, वो बेरिंग की जल संधि से ही गुजरती है। ये भी ध्यान में रखना है आपको। यह उत्तर अमेरिका उत्तरी तटों और यूरेशिया से भी घिरा हुआ है। वायुमंडल पर हम लोग आ गए, जलमंडल पढ़ लिया, स्थल मंडल पढ़ लिया, वायुमंडल पर आ गए। वायुमंडल आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए क्षोभ मंडल है, इसमें जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, तापमान कम होता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा। जैसे आप पहाड़ में जब घूमने जाते तो वहाँ पर ठंडी क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर तापमान कम होते हैं, हवा की सघनता कम हो जाती है, जिसके कारण से तापमान कम हो जाते हैं। क्षोभ मंडल ऊपर जाने पर तापमान इस हद तक कम हो जाते हैं कि माइनस में चला जाता है, तापमान माइनस में चला जाता है। क्षोभ सीमा के पास में यहाँ पर माइनस में तापमान होता है, माइनस में तापमान होता है। ओके, फिर आप समताप मंडल में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है। थोड़ा सा बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल गर्म हो जाता है, थोड़ा सा तापमान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि समताप मंडल में ओजोन लेयर उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज को सोखते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज को सोखने के कारण वहाँ पर तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके बाद फिर आप मध्य मंडल में जब प्रवेश करते हैं तब तापमान स्लाइटली गिर जाता है, फिर आयन मंडल में भी गिरता है। उसके बाद फिर बाहरी अंतरिक्ष में तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है और तापमान बढ़ता ही चला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्षोभ मंडल में जब आप नीचे से धरती से ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान कम हो जाता है। जैसे जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपने देखी होगी 60-60 मंजिला की, तो आपको पता है उस पर जितनी ऊंची बिल्डिंग उसके ऊपर वाले फ्लोर पर रहना उतना ही कठिन होता है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा वहाँ पर किराया भी लगता है और वो फ्लैट भी महंगा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हवा साफ मिलता है। पृथ्वी के जितने नज़दीक आप रहते हैं उतना ज़्यादा हवा दूषित और आपको जो कीड़े मकोड़े मच्छर ये सब पृथ्वी के नज़दीक में ज़्यादा समस्या होती है। पृथ्वी के नज़दीक से थोड़ा सा ऊपर उठने पर ये सब समस्याएं कम हो जाती हैं। ओके, और इसको ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों से परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की एक पतली परत इस ग्रह पर महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है और वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। और ये वायुमंडल टिके हुए क्यों है?
तो पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो इनको बांध कर रखती है, इन वायुमंडल को बांध कर रखती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पहला प्रश्न ही आ गया आपका, बोलेगा कि वायुमंडल 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। फैक्ट के रूप में कोई भी दे सकता है ऐसा, यूपीएससी भी देती है इस तरह के सवाल फैक्ट वाले। तो आप क्या बोलेंगे, नहीं ये गलत है। 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल का फैलाव माना जाता है। वायुमंडल को उनके घटकों, तापमान, अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। उसमें क्या क्या पाए गए हैं, तापमान उनका क्या है, इसके आधार पर उनको 5 मूल रूप से परतों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 परत हैं, तो सबसे पहले आ गया नीचे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, उससे ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल, उससे ऊपर जाएंगे तो कौन सा मंडल है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। बहिर्मंडल आ गया। आयन मंडल में क्या होते हैं, गैसें आयन के फॉर्मेट में मौजूद होती हैं, आयन के रूप में मौजूद होती हैं। ओके, आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है। आपको पता होगा ऑक्सीजन 78% होता है और 21% क्या होता है, और ऑक्सीजन 21% और 78% नाइट्रोजन होता है। ओके, और उसके बाद कौन सा गैस आता है, इसके बाद आर्गन आता है, उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये सीक्वेंस भी ध्यान में रखना है आपको। तथा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पृथ्वी के लिए ज़रूरी है। देखिए ये पृथ्वी है, सूर्य से आ रही हैं लाइटें, दीर्घ किरणों के रूप में लघु किरणों के रूप में आ रही, शॉर्ट वेव के रूप में आ रही हैं। पूरे दिन पृथ्वी को ये किरणें मिली हैं। शाम को पृथ्वी ने दीर्घ किरणों के रूप में, लॉन्ग वेव के रूप में इन किरणों को वापस छोड़ना शुरू किया। तो यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर आर्गन है, यहाँ पर मीथेन है, यहाँ पर और भी गैस है, N2O है, यहाँ पर SO2 है। ये सब क्या करती हैं, ये जो पृथ्वी गैस छोड़ रही है, जो लॉन्ग फॉर्मेट में, लॉन्ग वेव के फॉर्मेट में हीट छोड़ रही है, इस हीट को अवशोषित कर लेती है, उष्मा छोड़ती है। दरअसल में गैस नहीं होता है, उष्मा होता है। पृथ्वी से कोई गैस थोड़ी निकलता है। ये आपका कहाँ से आ रहा है, तो ये सन से आ रही है, शॉर्ट वेव के फॉर्मेट में। शॉर्ट वेव के, क्योंकि सन में बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो बहुत तेज़ी से एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए सन से जब आती है तो ये शॉर्ट वेव के फॉर्मेट में आती है। ओके, लेकिन पृथ्वी के पास कोई एनर्जी का स्रोत नहीं है, तो सूर्य से जो उसने लिया है उसी को रिलीज करती है, तो ये लॉन्ग वेव के फॉर्मेट में रिलीज कर। जो मैं बोल रहा हूँ वही सवाल पूछा गया पीटी में, शॉर्ट और लॉन्ग यही पूछा गया, और बच्चों ने गलती की है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये गैसें क्या करती है, इसको सोखती है, जिसके कारण से क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर गैस का एक आवरण और एक हीट का, उष्मा का आवरण बन जाता है, जिससे पृथ्वी पर दिन और रात का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। नहीं तो बाकी जो ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा है, वहाँ पर दिन का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि आप खड़े नहीं रह सकते धूप में, और रात का तापमान इतना कम हो जाता है कि वहाँ पर आप जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इस चीज़ से हमें कौन बचाता है, तो यही वो गैसें बचाती हैं। अब इन्हीं की संख्या, अगर मान लीजिए इन्हीं का जो क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, CO2 का, N2O का, NO2 का, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पृथ्वी उष्मा गर्म हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो वो रिफ्लेक्ट कर रही थी उष्मा को, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसी को कह दिया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये मैंने पहले भी समझाया था और ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है विशुद्ध रूप से, इसमें और कुछ नहीं है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, लेकिन ये क्या करती है, पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने में मदद करती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेज़ी के साथ घटता जाता है। क्या समुद्र तल पर वायुमंडल का घनत्व, डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो समुद्र के ऊपर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है किसका, तो वायुमंडल का। आप जानते हैं कि पर्वतों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। अगर आप ऊंचे पहाड़ पर घूमने जाते हैं कभी, तो कितने लोगों के कान बजने लग जाते हैं, कितने लोगों के नाक से खून आने लग जाता है। तो ये क्या है, एयर का प्रेशर ही है, जिसके कारण से आपका ब्लड जो है आपके शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है। नहीं तो चंद्रमा पर आप जाएंगे, वहाँ पर जो वायुमंडल का दबाव नहीं है, तो वहाँ पर वायुमंडल का दबाव कम होने की वजह से आपका शरीर फट जाएगा। आप सही सुन रहे हैं, ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपका शरीर फट जाएगा। जो आपका ब्लड का प्रेशर है और जो एयर मंडल का प्रेशर है, वायुमंडल का प्रेशर, ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे को काउंटर करते हैं, इसीलिए मनुष्य रह पाता है आसानी से। इसीलिए स्पेस सूट डिज़ाइन किया जाता है। स्पेस सूट का काम ही यही होता है मुख्य रूप से, कि वो शरीर का जो ब्लड का प्रेशर है उसको वायुमंडलीय प्रेशर से काउंटर करता रहे, उसको दबाव बना कर रखे, नहीं तो वो शरीर से बाहर निकल आते हैं। इसलिए कई सारे लोग पहाड़ पर जाने पर उल्टियाँ हो जाती हैं, ब्लड निकलने लग जाते हैं कान से, नाक से, और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ता है। ओके, ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर भी शरीर पर, पीठ पर ढोकर ले जाना पड़ता है। ऊपर की ओर जाते
हैं, तापमान भी घटता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दबाव महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। यहीं पर आप बहुत सारे लोग गलत कराएंगे। जो वायु होता है और पवन होता है उसमें अंतर होता है। पवन का तात्पर्य है हवा और वायु तो वायु ही होती है। हवा का बहना ही पवन कहलाती है, इसको ध्यान रखिएगा। गतिशील वायु ही क्या कहलाती है? हवा कहलाती, पवन कहलाती है। जीव मंडल पर हम लोग आ गए। वायुमंडल के बाद जीव मंडल स्थल, जहाँ जल, हवा और पृथ्वी सब कुछ मिलती है। जीव मंडल स्थल जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। अभी मैंने फोटो बनाया था, फिर से बना रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना है और ये बना के आना है। ये हो गया आपका जल मंडल, ये हो गया आपका भूमंडल और ये हो गया आपका वायुमंडल अर्थ। ये तीनों यहाँ पर मिल रहे हैं, इसी को कहा जाता है जीव मंडल, इसी को कहा जाता है जीव मंडल। इसको ध्यान में रखना है आपको। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी आकार पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीव मंडल में जुड़े हुए होते हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग, जंतु एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीन परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये तीनों परिमंडल जहाँ पर आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, यही वो जगह है एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लकड़ी या खेती से वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लग जाता है। जैसे आपने क्या किया, ढलुआ भाग था कोई, वहाँ पर लकड़ी को काट दिया, वन को काट दिया, तब वहाँ पर जो मिट्टी था वो क्या हो जाएगा? बहकर नीचे आ जाएगा। ओके, इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीव को भी नुकसान पहुँचाता है। यानी कि जल, हवा और मिट्टी, इनका जो प्राकृतिक स्वरूप है, इन तीनों में अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, जैसे मिट्टी में आप मृदा पॉल्यूशन करते हैं, हवा में अगर आप हवा को पॉल्यूशन करते हैं और जल में अगर आप दूषित चीज़ें मिला देते हैं, तो ये तीनों ही जो हैं, इनका जो पूरा साइकिल है, पूरा साइकिल बिगड़ जाता है और ये सारे जीव जंतुओं को, इंक्लूडिंग मानव इंसान को भी नुकसान पहुँचाने का काम करने लग जाती हैं। यानी कि पॉल्यूशन क्या होता है? तो जिस चीज़ को जो करना चाहिए था उसके अलावा वो कुछ और करने लग जाए तो वही दरअसल पॉल्यूशन की संभावना होती है। जैसे हवा का काम है, आप सांस लेते हैं, आप जीवित रहते हैं, लेकिन उसी हवा के कारण अगर आप बीमार होने लग जाएं तो उसको कहा जाता है एयर पॉल्यूटेड हो गया है, वास्तविक में दूषित हो गया है एयर। ओके, जैसे जल का काम है शीतलता प्रदान करना, लेकिन जल अगर जहर बन जाए तो वो क्या कहलाता है? जल का पॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है वो बिगड़ गया है यहाँ पर। ओके, देखिए अगला क्या लिखा है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र, गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। CO2 जो है ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बढ़ा हुआ CO2 क्या है? हमारे पृथ्वी के लिए नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। पृथ्वी की उष्मा नहीं निकल पाती है, पृथ्वी गर्म होती है। पृथ्वी गर्म होने से बर्फ़ पिघलने से नदियाँ में बाढ़ आती है, बर्फ़ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। उसके कारण जलवायु परिवर्तन की घटनाएं आपको चारों तरफ दिखती हैं। बाढ़ से लेकर, वर्षा से लेकर, तापमान से लेकर, कुछ भी वो अपने समय पर नहीं होता है। इसी को जलवायु परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनता है, बहुत बोलना पड़ता है और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ तो बच्चे देखते नहीं हैं। अभी मैं उनको लूसेंट पढ़ाने ज्योग्राफी का बैठ जाऊँ तो देखेंगे और फिर वो एग्ज़ाम देंगे। मुझे पता है 70 BPSC देने के बाद फिर वो यही बोलेंगे कि कहाँ से सवाल आया था पता नहीं। यहीं से अगर मैं 4 सवाल आपको सेट करके दूँ तो अभी आप गलत कर देंगे। मैंने जो पढ़ाया उसी में से बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे, फिर बोलेंगे कहाँ से है। छठी के NCERT से मैंने पिछले चैप्टर में भी दिखाया था, सवाल पूछा गया था। यही मान लीजिए पूछ लिया जाए कौन सा महासागर कितना बड़ा है। मुझे पता है 10 में से इसको 6 बच्चे कर ले जाएंगे, कौन सा महासागर कितना बड़ा है क्रम में लगाना है, लेकिन 4 बच्चे गलत कराएंगे। छठी के NCERT से पूछा हुआ सवाल अगर आप 4 बच्चे गलत कर रहे तो सोचिए क्या उनका लेवल होगा पढ़ने का। तो इसलिए पढ़िए, किताबें पढ़िए, NCERT पढ़िए, वन लाइनर पर मत जाइए। PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, कोई ग्रुप D का थोड़ी दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए अपने अंदर, कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो इस पर सवाल अगर कुछ बदल के भी पूछा जाएगा तो आप उसको हल कर लेंगे। और कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं करेंगे तो फिर आप फैक्ट याद करके जाएंगे, वो नहीं पूछेगा, कुछ और पूछेगा तो गलत कराएंगे, जैसे 69 में किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रवचन भी हो गया थोड़ा सा। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। पृथ्वी पर देखिए मानव और जीव जंतु, इनके उपयोग के लिए क्या क्या था? जल है, वायु है और क्या था? मृदा। सब कुछ संतुलन बनाकर प्रकृति ने दिया था।
मानव की जनसंख्या बढ़ी, जीव जंतुओं की जनसंख्या कम कर दी हमने। अब एक और इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, जल का अत्यधिक उपभोग किया, वायु को प्रदूषित कर दिया, मृदा को भी प्रदूषित कर दिया। तो ये जो साइकिल था ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा साइकिल बिगड़ गया। प्रकृति अपने आप को खुद से संतुलित करती है। जल में थोड़ा बहुत पोल्यूशन होता है तो जल का वाष्पीकरण होता है, जल फिर से पृथ्वी पर बरसती है, इससे साइकिल चलता है। प्रकृति का अपना संतुलन का साइकिल है, लेकिन उस संतुलन के साइकिल को आपने कैसे बिगाड़ा, पेड़ काट दिया। जिस पेड़ के कारण से ऑक्सीजन बनते तो उस पेड़ को काट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाता है, साइकिल बिगड़ जाता है। नेचर में साइकिल मौजूद होता है, नेचर अपना इलाज भी जानता है, खुद ही कर लेता है अपना इलाज। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। अब इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, 2 चैप्टर आज कंप्लीट कर लेते, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आपने इसमें से कुछ स्थल स्वरूपों को देखा होगा। कौन कौन से स्थल स्वरूप भाई, कुछ तो देखा होगा। पर्वत श्रृंखला इसको कहा जाता है। देखिए पर्वत श्रृंखला यहाँ पर बनाया हुआ है, ये पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, ये पर्वत है ऊंचा सा छोटा सा, ये पठार है, देखिए इसका कोई चोटी नहीं है, पठार की कोई चोटी नहीं होती है। ये सहायक नदियाँ हैं, ये नदियाँ हैं, और ये डेल्टा का क्षेत्र है, नदी का मुहाना है। ये देखिए बंद झील है, ये मैदान का भाग है पूरा का पूरा। ये वितरकाएँ कहलाती हैं, ये जलसंधि है, ये तट है, यहाँ पर पहाड़ी से निकल कर कोई नदी आ रही है। ये सब कुछ तो आपने देखा होगा, कुछ तो इसमें से देखा होगा, नहीं देखा तो सर्च करके देख लो। समुद्र है ये बड़ा सा। ओके, आगे बढ़ें, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे, कुछ समतल होते हैं। यह स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप बैठे हैं, जिस पर आपका घर है, घर में बेड है, बेड पर बैठ के आप देख रहे भी ये वीडियो, आप खड़े हैं, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, उसमें गति हो रहा है। ये चीज़ क्लियर है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया, देखिए 2 प्रक्रिया चलती रहती है, एक होता है अंतर्जात और एक होता है बहिर्जात। बाहरी कारक या पृथ्वी का आंतरिक कारण, इन दोनों के कारण से पृथ्वी पर हमेशा हलचल होती रहती है। कहीं पर स्थल स्वरूप बन रहे होते हैं, कहीं पर बिगड़ रहे होते हैं। ओके, आगे बढ़ें, बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं ना बच्चों के जैसे, जिसे याद रहे। दूसरा है बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी का कोई भी सतह है वो टूटकर जब घिस जाता है तो उसी को अपर्दन कहा जाता है, अपर्दन कहा जाता है। अंग्रेजी में इरोजन कहते हैं इसको। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा ज़मीन है, ये यहाँ पर एक छोटा सा टीला बना हुआ है। धीरे धीरे देखते होंगे ये टीला छोटा 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 होते यहाँ ज़मीन बन जाती है। फिर आप यहाँ पर क्रिकेट खेल सकते हैं आसानी से। मैं क्या कह रहा हूँ, जो अपर्दन की क्रिया के कारण क्या होता है, तो भूधत्व जो होता है वो घिस जाती है धीरे धीरे और सतह नीची हो जाती है, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण हो जाता है। निक्षेपण के द्वारा क्या हो जाएगा, फिर से वो बन जाएंगे। अपर्दन के द्वारा जो खत्म होगा वो निक्षेपण के द्वारा फिर से बन जाता है। इस प्रक्रिया को ध्यान में रखिएगा। जैसे आपसे स्टेटमेंट में दे देगा कि निक्षेपण की क्रिया के द्वारा पृथ्वी का सतह टूटकर घिस जाती है, तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। ये अपर्दन की क्रिया के द्वारा होता है। अपर्दन का ठीक अपोजिट कौन सा होता है, तो निक्षेपण की क्रिया उसका ठीक अपोजिट होती है। ओके, ये 2 प्रक्रियाएं बढ़ते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। किन किन के द्वारा होती हैं अपर्दन की क्रियाएं और निक्षेपण की क्रियाएं? जल के द्वारा भी निक्षेपण हो सकता है, जल भी किसी चीज़ को अपर्दित कर सकती है, वायु भी कर सकती है, बर्फ भी कर सकती है। ओके, ये विभिन्न स्थल स्वरूप को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वत, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत क्या होते हैं, आप देखिए जरा, डेफिनेशन ही कई बार बच्चे भूल जाते हैं, गलत कराते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह का प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ही ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। ओके, कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ की नदियाँ होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की एक नदियाँ होती हैं, उन्हीं को हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर है, तो समुद्र के भीतर में है, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कहाँ पर बताऊंगा, ये देखिए यहाँ पर फैक्ट लिखा हुआ है। और यही फैक्ट अगर पूछ ले, आज मैंने आंसर राइटिंग बोल रहा हूँ, आज मैंने बनाया कि नोट्स कैसे बनाते हैं, उसमें मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि नोट्स में इस चीज़ को कैसे लिखना होता है। यही आपसे पूछ रहेगा, मौनकी पर्वत, मौनाकी पर्वत ये कहाँ पर स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर है। एवरेस्ट से भी ऊंची पर्वत है ये, 10 किलोमीटर ऊंची पर्वत है ये, और प्रशांत महासागर के अंदर में है ये, मतलब कि महासागर के अंदर में है ये। और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो यही है।
ओके। अब इसी के बारे में पूछ लेगा तो आप बोलेंगे कहाँ से पूछा गया, तो पता ही नहीं चल रहा है क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं, आप ही नहीं पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसको श्रृंखला कहा जाता है। एक पर्वत, दूसरा पर्वत, तीसरा पर्वत, चौथा पर्वत, पांचवा पर्वत, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा माउंटेन का चेन है, पूरा पूरा श्रृंखला है ये। ओके, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये पर्वत का एक उदाहरण है। बहुत ही खूबसूरत सा ये पर्वत दिख रहा है, लेकिन देखने में ही खूबसूरत होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। समानांतर का तात्पर्य है कि एक पर्वत श्रृंखला यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ। जैसे इसका उदाहरण कौन सा हो सकता है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, फिर आपका महान हिमालय आता है, उसके बाद से फिर आपका शिवालिक की श्रेणी आती है। ओके, बहुत सारे पर्वत सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय कहाँ पर हो गया, यहीं पर। आल्प्स कहाँ पर हो गया, तो यूरोप में हो गया। और दक्षिणी आल्प्स कहाँ पर है, ये है न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स है न्यूजीलैंड में, दक्षिणी आल्प्स है न्यूजीलैंड, आल्प्स है यूरोप में। और यूरोप के ही लोग न्यूजीलैंड पर कब्जा किया, तो उन्होंने वहाँ पर पर्वत देखा, उन्होंने बोला कि ये साउथ आल्प्स है, दक्षिणी आल्प्स, आज से इसका नाम रखेंगे आल्प्स, है ना। एंडीज़ कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका में, अभी मैंने बताया था। और क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखला हैं। आल्प्स कहाँ पर है, तो यूरोप में, और साउथ आल्प्स है न्यूजीलैंड में। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत कैसे बनते हैं, तो वलित पर्वत बनते हैं आपके, देखिए हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनका सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत की श्रृंखला है। विश्व की पुरानी सबसे वलित पर्वत की श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली। वलित पर्वत का निर्माण होता है दरअसल में महासागर प्लेट के टकराने से, महाद्वीप प्लेट के टकराने से, या महाद्वीप महासागर प्लेट के टकराने से वलित पर्वत का निर्माण होता है। जो अपना भारत है, वो भारत का भी मेडागास्कर के पास था, ये यूरेशिया का है। भारत बहता बहता मेडागास्कर के पास से कहाँ आया, यूरेशिया में आया, टकराया। और याद इमेजिन कीजिए कि 2 मिट्टी ले लीजिए, दोनों को टकराइए, तो दोनों के बीच में ऊपर उठ जाएगा, यही को क्या कहा जाता है, वलित पर्वत। और इसी से हिमालय का निर्माण हुआ। आज भी भारत धीरे धीरे यूरोप की तरफ में बढ़ रहा है, उत्तर की तरफ में बढ़ रहा है। इसीलिए नेपाल और बिहार के उत्तरी भागों में इतने खतरनाक स्तर के भूकंप आते हैं, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। भारत धीरे धीरे और उत्तर की तरफ खिसक रहा है, नेपाल की तरफ में और तेजी से हम खिसक रहे हैं। ओके, इसी से वलित पर्वत का निर्माण होता है। सबसे दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वत का कौन सा उदाहरण है, तो अरावली की जो श्रृंखला है, ये दुनिया के सबसे पुरानी वलित पर्वत की उदाहरण है। भारत में अरावली कहाँ पर है, तो राजस्थान में आपको दिखेगा अरावली। कहाँ से, गुजरात से लेकर दिल्ली तक में आपको अरावली की श्रृंखला दिखती है। और दिल्ली में मजनू का टीला एक जगह है, वहाँ तक आपको अरावली दिखती है। ओके, अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। कौन सी, तो अरावली की श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई क्रमशः कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत भी इसका उदाहरण। अब सोचिए एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्न में से कौन कौन से वलित पर्वत के उदाहरण हैं। वहाँ पर देगा हिमालय, वहाँ पर देगा आपका अरावली, वहाँ पर देगा अपलेशियन, वहाँ पर देगा यूराल। तो बहुत सारे बच्चे अपलेशियन, यूराल और अरावली को छोड़ कर आएंगे, केवल हिमालय मार कर आएंगे। यही गलती आपको नहीं करना है। क्या है, यहाँ पर देखिए लिख कर दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, तो इसको ध्यान में रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, देखिए ये भाग टूट गया और ये विस्थापित हो गया, ये खंड ऊपर उठ जाता है और ये खंड नीचे धंस जाता है। मान लीजिए पूरी श्रृंखला थी, यहाँ से एक खंड टूटकर नीचे गिर गई, तो ये क्या कहलाते हैं, इसको भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। ऊपर उठे हुए भाग खंड को हॉस्ट पर्वत कहा जाता है, इसको कहा जाएगा हॉस्ट। और नीचे खंड को द्रोणिका जो बन गई, इसको ग्राबेन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, इसको कहा जाता है ग्राबेन कहा जाता है, द्रोणी कहा जाता है, भ्रंशिका द्रोणी कहा जाता है, भ्रंश की द्रोणी कहा जाता है। जो धंस गया है वो द्रोणी हो गया, जो ऊपर उठ गया उसको हॉस्ट पर्वत कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं से सवाल पूछ लिया जाता है, हॉस्ट पर्वत का उदाहरण बताइए कौन सा है, द्रोणिका का उदाहरण कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, यूरोप के राइन घाटी वॉसजेस पर्वत, यूरोप में वॉसजेस पर्वत है और यूरोप में ही राइन घाटी है। आपने सुना होगा ज्योग्राफी में इन सब का नाम। इसी तरह पर्वत कंद के उदाहरण एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए। आपके पास अगर एटलस हो तो उसको खोलकर जरूर देखिएगा इनकी स्थिति को, तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के लिए कुछ उदाहरण का पता लगाइए।
अब चलते ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी की क्रिया से जिनका निर्माण होता है उसी को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। इसका उदाहरण होता है अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, जापान की फ्यूजियामा। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो जो है ये कहाँ पर है, तो ये तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पर है माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका में इस माउंट किलिमंजारो के बगल से 0 डिग्री गुजरती है, यानी कि सबसे गर्म विषुवत गुजरती है। फिर भी इस माउंट किलिमंजारो पर वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है। और ये क्या है, तो ये ज्वालामुखी का उदाहरण है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 5000 मीटर से भी ज़्यादा है, इसलिए विषुवत के बगल में बर्फ़ जमा हुआ। सोचिए कितना अद्भुत घटना होगा। और ये पृथ्वी पर देखने को मिलती है हमें कहाँ पर, तो अफ्रीका के किलिमंजारो में। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों तक स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए, पनबिजली के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए होता है। बहुत सारे वनस्पतियाँ यहाँ पर मिलती हैं जिनका उपयोग होता है। साथ ही पर्यटन के काम भी ये पर्वत आते हैं, ये सब भी आपको पता होगा। ये देखिए ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, यही है आपका क्या, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण। ये है फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा पर्वत दिख रहा है आपको। अब है पाठार। पाठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है जो आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊंचा हुआ होता है। क्या इसकी कोई चोटी होती है? नहीं। जैसे दक्कन का पठार है, क्या उसकी कोई चोटी है? नहीं है। इसका ऊपरी भाग मेज़ के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं। पठार की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ 1000 मीटर तक हो सकती है। जैसे पामीर का पठार का आपने नाम सुना होगा, जैसे तिब्बत के पठार का आपने नाम सुना होगा, जैसे दक्कन के पठार का आपने नाम सुना होगा। ये सब पठार के उदाहरण हैं अलग अलग। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठार में से एक है। केनिया, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है और विश्व का छत भी इसको कहा जाता है, तिब्बत के पठार को, क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भाग में मिलते हैं। पठार जहाँ पर भी होगा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, पठार जहाँ पर भी होगा वहाँ पर खनिज जरूर पाए जाएंगे। जैसे देश में छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें दिखेंगी आपको वहाँ पर क्या दिखेगा, खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जैसे छोटा नागपुर के पठार में आपको कुछ लोहा, कोयला, मैग्नीज ये सब खूब सारे मिल जाते हैं। ओके, अगला भाग है आपका मैदान। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है कि पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। पठारी भाग में जलप्रपात भी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए दक्षिण भारत में आपको जलप्रपात दिखेगा। विंध्यन की श्रेणी में आपको जलप्रपात दिख सकता है। छोटा नागपुर के आस पड़ोस में, रांची के आस पड़ोस में आपको जलप्रपात दिख सकते हैं, ओके, वाटरफॉल। लेकिन उत्तर के मैदान में ऐसा आप सोचेंगे कि यूपी में कोई मैदानी भाग में जलप्रपात हो तो वो संभव नहीं है। बिहार के मैदानी भाग में कोई वाटरफॉल हो तो वो संभव नहीं है। ओके, छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है और काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जल धारण की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है इसकी, और जब इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, जब सूखती है तो ये फट जाती है, दरारें आ जाती है और इससे प्रतीत होता है कि जैसे इसको जोत दिया गया है। ओके, एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लोग घूमने भी जाते हैं। अगला टॉपिक आपका मैदान। मैदान तो आपको पता ही है क्या होते हैं। ये सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे पर नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदानी नदियाँ उनके सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। अधिकांश जो मैदान है वो नदियाँ और उनके सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। जैसे बिहार और यूपी का जो मैदान है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। ओके, या हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। नदियां पर्वतों की ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। पर्वत से क्या करती है, मिट्टी लेकर आती है और उसको मैदान में बिखेर देती है। यही अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे लेकर आती है और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वो घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेप से मैदान का निर्माण शुरू हो जाता है। यानी कि मैदान का निर्माण कौन करती हैं, तो नदियों द्वारा किया जाता है मैदानों का निर्माण। पूरे दुनिया में जहाँ भी मैदान होगा वहाँ पर नदियों के द्वारा ही उस मैदान का निर्माण किया जाता है। ओके, मैदान का तात्पर्य है यूपी बिहार का वो क्षेत्र जहाँ पर आपको पहाड़ पठार नहीं दिखता है। ओके, क्लियर है ये चीज़। मैदान का मतलब वही मैदान है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ ये सब पढ़ दिया मैंने। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदानी भाग में आपको ट्रेन, बस ये सब खूब आपको दिखेगा। ट्रेन की पटरियाँ दिखेंगी, सड़कें दिखेंगी। लेकिन पठारी प्रदेश में जाएंगे, पहाड़ी भाग में जाएंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें कम दिखती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बनाना इनको काफ़ी कठिन होता है। इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले होते हैं। अब चूँकि यहाँ पर सब कुछ सुगम होता है तो यहाँ पर लोगों की जनसंख्या भी खूब ज़्यादा होती है। पहाड़ी और पठारी प्रदेशों में लोगों की जनसंख्या
जनसंख्या इसीलिए कम होती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये सब नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान हैं। देखिए, मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों को बनाने, खेती के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है और दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र गंगा का मैदान। यानी कि आप बंगाल से लेकर कहाँ तक जाइए तो राजस्थान, दिल्ली तक जाइए, ये पूरा का पूरा गंगा के मैदान का एक भाग है। और यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। बिहार में 15 करोड़, यूपी में करीब 25 करोड़, तो बहुत सारी जनसंख्या यहीं पर रहती है। ओके, ये मैदान के चित्र दिए हुए हैं। स्थल स्वरूप और लोग पर अब हम लोग आ गए। अगला स्थल रूप और लोग, इससे इसका क्या तात्पर्य होता है कि स्थल रूप विभिन्न के अनुरूप, विभिन्नता के अनुरूप मानव जीवन जो होता है विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन काफ़ी कठिन होता है। पर्वतीय क्षेत्र में आप 1 दिन 2 दिन के लिए घूमने जरूर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल होता है। वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं उनका लाइफ काफ़ी कठिन होता है। मैदानी क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में सरल होता है। मैदान में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थूल रूपों पर रहने वाले लोगों का रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतर को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान बहुत बड़ा विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनके आने वाले खबरों को कम कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये हमारे काम का नहीं है, बच्चों के लिए है। हम लोग अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला चैप्टर आ गया, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आप अगर सही में वास्तविकता में सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि इन चीज़ों के आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी जो होता है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें जिन लोगों ने टर्मिनोलॉजी सीख लिया, यानी कि शब्दावली जिनका मजबूत हो गया, उनके लिए ज्योग्राफी और इकोनॉमी खिलौना बन जाता है। तो यही इस शब्दावली को आपको मजबूत करने का काम करेंगे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवालों को लिखिए, एम कीजिए, एम बनाइए, लक्ष्य बनाइए कि मुझे 1 घंटे में इन सब के आंसर लिख देने हैं, जिससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा लिखने का और आप लिख भी सकते हैं सही से। ओके, अगले चैप्टर पर चलते हैं हम लोग। अगला चैप्टर क्या है? हमारा देश भारत। अब भारत का ज्योग्राफी जो होता है वो यहाँ से दरअसल में शुरू हो रहा है। उसके बारे में एक चैप्टर दिया गया है जो आपको ढंग से मैं पढ़ाऊँगा और आप पढ़ेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है। देखिए, अपना भारत है ये। अगर ऐसे ऐसे बनाए, बहुत ख़राब बनाया मैंने, बहुत ख़राब बना, इतना बेकार कैसे बन सकता है। यहाँ पर ये उत्तर का हिमालय का भाग है। ये पठारी प्रदेश है जो जल से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको मैदान दिख सकते हैं, मैदानी भाग दिख सकता है। ओके, पश्चिम में अरब सागर, यहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पूर्व में, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में पूरा हिंद महासागर है फैला हुआ। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पहले इस फोटो को हटाने दो, मुझे बहुत ख़राब था। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग में 3200 किलोमीटर तक है। उत्तर में कश्मीर से लेकर नीचे में कन्याकुमारी, कश्मीर टू में कन्याकुमारी, तो वहाँ तक कितना, तो 32 किलोमीटर। पूर्व में अरुणाचल से लेकर अरुणाचल, सूर्य का आंचल अरुणाचल, अरुणाचल से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर का। यानी कि उत्तर दक्षिण का विस्तार जो है ये पूर्व पश्चिम के विस्तार के तुलना में अधिक लंबा है। ये ध्यान में रहेगा। यही आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। इसी स्टेटमेंट को मैं लिख कर दे दूं आपके पेपर में तो बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। ये ध्यान में रहेगा। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तर का मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग, द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ वर्षा और संस्कृति बहुत भिन्नता है। कल्चर से लेकर हर चीज़ भिन्न है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में। ओके, अगला देखिए क्या है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। इस भिन्नता के कारण भी एकता है। और अमेरिका के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जाइए तो एक ही तरह के कल्चर के लोग आपको दिखेंगे। यूरोप में पूरे यूरोप घुमाइए, एक ही तरह के कल्चर के लोग आपको दिखेंगे लगभग में। लेकिन भारत में कुछ एक शहर से दूसरे शहर चले जाएंगे तो बोली, भाषा, पानी सब बदल जाता है ना। आगे देखिए क्या है कि यहाँ जलवायु वगैरह सब भिन्न है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र के में बंधे हैं। 2011 तक भारत की आबादी करीब में 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जो कि अब पहला हो गया है। भारत की आबादी 143 करोड़ है और चीन की 142 करोड़ है। ओके, स्थिति क्या है देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री
6 मिनट उत्तर तक है। ये भारत का नीचे से ऊपर तक का विस्तार है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तथा क्या लिखा है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से लेकर, पूर्वी से लेकर आपका कितना है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में इसका विस्तार है, पश्चिम से लेकर पूर्व में। यानी कि गुजरात का कच्छ जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पर होगा, और इधर की तरफ आप जाएंगे तो ये आपको 97 डिग्री 25 मिनट पर आपको मिल जाएगा। ओके, अगर हम विश्व के पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध बांटते हैं तो भारत की स्थिति किसी गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतर विस्तार 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय बहुत अधिक अंतर हो सकता है। भारत का जो है विस्तार बहुत ज़्यादा है, और ये विस्तार करीब में 30 डिग्री का है। 30 डिग्री 15 डिग्री मैंने बोला था, 15 डिग्री में 1 घंटा का समय बदल जाता है, तो 30 डिग्री में कितने देर का समय बदल जाएगा, तो 2 घंटे का समय बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर 68 लिखा हुआ है और ये 97 है, लगभग में 30 डिग्री है। तो यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में कितने देर का अंतर होगा, 2 घंटे का अंतर होगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में। इसको ध्यान में रखिएगा आप। और हमारा मानक समय कहाँ से गुजरता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। तो इसको ध्यान रख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि कुछ देशों में बहुत सारे टाइम जोन होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 टाइम जोन है, कनाडा में 6 टाइम जोन बनाए गए हैं। कनाडा का भी विस्तार बहुत ज़्यादा है और अमेरिका का भी विस्तार बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, बहुत बड़े देशांतर विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दोनों छोर पर समय बहुत अलग अलग हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे का समय का अंतर है। देखिए ध्यानपूर्वक कितना सुंदर सुंदर फोटो बनाकर कलर में दिया गया है। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं बच्चे NCERT। अगला देखिए क्या है कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए 5 बजे होता है, तो गुजरात में 7 बजे में होगा। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस यमयोत्तर को देशांतर को भारत के मानक यमयोत्तर भी कहा जाता है। भारत का मानक यमयोत्तर कौन सा है, तो 82 डिग्री उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहीं से सवाल पूछा गया था आपसे PT में, ये किस पठार से होकर गुजरता है, तो बघेलखंड का जो पठार है वहाँ से होकर ये गुजरती है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए भारत का अफगानिस्तान के साथ भी सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ भी लगती है, ये तिब्बत चीन के साथ सीमा लगती है, नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ। बचपन से MBA ये ट्रिक होता है, मैं बताता हूँ। देखिए बचपन से MBA, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, उसके बाद से भूटान और अफगानिस्तान। इसको ध्यान में रखिएगा, बचपन से MBA ट्रिक होता है। अफगानिस्तान के साथ 180 किलोमीटर लंबी लगभग में हमारी सीमा लगती है, लेकिन चूंकि ये भाग जो है ये POK का भाग है, पाकिस्तान इस पर कब्जा कर लिया है, इसलिए हम अफगानिस्तान अभी डायरेक्ट नहीं जा पाते हैं। पाकिस्तान को जल्द से जल्द हमारा ज़मीन खाली कर देना चाहिए। आगे बढ़ें हम लोग। बचपन से MBA याद रहेगा, क्योंकि सो के भी उठा के पूछ ले बचपन से MBA क्या तात्पर्य है, तो बता देंगे झट से। अब ये देखिए राज्यों को ऐसे मत देखिए कीजिएगा अभी भी। किन किन राज्यों से होकर ये गुजरती है कर्क रेखा, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, इसको ध्यान में रखिए। झार ऐसे नहीं होगा, झार ऐसे होगा। झारखंड होता है यहाँ पर। देखिए मित्र से मौ से क्या है, तो मौ से आपका मिजोरम, त्र से त्रिपुरा है, पौ से कौन सा है, तो पौ से कुछ नहीं है, रौ से क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पर गौ से गुजरात है, मौ से मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद से आपका कौन सा हो जाएगा, तो झारखंड हो जाएगा। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से होकर गुजरती है। राव से राजस्थान भी है, ये ध्यान रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा, पौ से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। मैंने पौ से बोल देते कुछ नहीं है। उसके बाद से त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर गुजरता है। मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। और कैसे देखना है, जैसे इस प्रकार से भी देखना है कि मान लीजिए आपसे सवाल पूछेगा, क्या सवाल पूछेगा कि मुझे असम से मुझे कर्नाटक जाना है, तो इन दोनों के बीच में कितने राज्य आएंगे। अगर हम असम और कर्नाटक को छोड़ दें तो सबसे शॉर्ट रास्ते से हमें जाना है, तो कितने राज्य आ सकते हैं बीच में। तो सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल चले जाएंगे, पश्चिम बंगाल के बाद हम उड़ीसा चले जाएंगे, उड़ीसा के बाद हम आंध्र प्रदेश चले जाएंगे, और आंध्र प्रदेश से हम डायरेक्ट कहाँ पर जा सकते हैं, तो पश्चिम कर्नाटक राज्य में जा सकते हैं। यानी कि बीच में कितने राज्य आएंगे, एक पश्चिम बंगाल आएगा, उड़ीसा आएगा, एक आंध्र प्रदेश आएगा। यहाँ पर एक तेलंगाना भी गठित हो गया है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है, तेलंगाना भी गठित है। तो यानी कि 3 ही राज्य बीच में आएंगे, जिसको
पार करके हम असम से कहाँ पर जा सकते हैं, कर्नाटक तक जा सकते हैं। केरल में जाने के लिए कम से कम 4 राज्य चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश से या तो आपको कर्नाटक में जाना पड़ेगा या तमिलनाडु में जाना पड़ेगा, तब आप असम से लेकर कहाँ तक जा सकते हैं, केरल तक जा सकते हैं। तो इसको इसी प्रकार से ध्यान में रखिएगा, राज्यों को जोड़ जोड़ कर ध्यान में रखना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भारत का मैप है, विशेष रूप से इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये है फिजिकल मैप, ये वो जगह है जो भगवान ने हमें बना कर दिया, और ये वो जगह है जिसको इंसानों ने बनाया है। इसको बोला जाता है फिजिकल मैप, इसको बोला जाता है पॉलिटिकल मैप, और ये कौन सा है, तो ये फिजिकल मैप होता है, ये ईश्वर ने बना कर दिया हम लोगों को। अब इसमें आप क्या देख सकते हैं, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये लाल हल्का सा रेडिश, ये क्या है, तो ये पर्वतीय भाग है। ये जो आपको येलो में दिख रहा है ये क्या है, पठारी भाग है। बाकी उसके अलावा जो भी आपको जगह दिख रही है वो सब के सब मैदानी भाग हैं। ये सब नदियाँ अलग अलग, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको याद करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए सतपुरा सेनी है और ये बिंद की सेनी है, इसके बीच से कौन सी नदी बह रही है, तो नर्मदा नदी बह रही है। यहाँ पर कितना बढ़िया चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लंबाई तक पूरा मिटा हुआ है, पठार बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कटी फटी ज़मीनें हैं। ये किसके द्वारा काटी गई हैं ज़मीनें, तो ये नदियों के द्वारा डेल्टाओं का निर्माण करके इन ज़मीनों को, यहाँ पर भी पठार था पहले पूरा पूरा लंबा, लेकिन धीरे धीरे नदियाँ बहते बहते उनको मैदानी भाग में बदल दिया उन लोगों ने। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये कागार है, मेडागास्कर से जब हम टूट कर अलग हुए तो वही टूटा हुआ भाग है ये, और इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट कहा जाता है, घाट कहा जाता है, पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट है। यहाँ पर अलग अलग तट होते हैं, जैसे इसको मालाबार तट कहा जाता है, और यहाँ पर आपको उत्तरी सरकार तट होता है, ये आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। ये कोंकण तट कहलाता है, महाराष्ट्र का इलाका और कर्नाटक का कुछ हिस्सा कोंकण तट कहलाता है। ये गुजरात का तट है, यहीं पर कैम्बे और कच्छ की खाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ये फिजिकल मैप हो गया आपका। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। जलोढ़ क्या होती हैं, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है जो नदी बेसिन में निक्षेपित कर जाती हैं। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती हैं, जैसे गंगा बह रही है, यहाँ पर आके इसमें इलाहाबाद में जमुना मिल जाती है, तो ये क्या उसकी सहायक नदी हो गई। भौतिक विभाजन क्या होता है, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय का संस्तरी का कार्य करता है। हिमालय प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम यानी कि बर्फ, और आलय मतलब घर होता है। जैसे देव प्लस आलय, देव का घर, वैसे हिम प्लस आलय, हिम मतलब कि बर्फ का घर। एक चीज़ और बताता हूँ, दुनिया में तीसरा ध्रुव किसको कहा जाता है, तीसरा ध्रुव, आज तक तो आपने 2 ही ध्रुव सुना होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का नाम सुना होगा, लेकिन एक तीसरा ध्रुव की संज्ञा किसको दी जाती है, कि हिमालय को दी जाती है। क्यों, क्योंकि दोनों ध्रुव के बाद दुनिया में कहीं पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ है तो कहाँ पर है, तो अपने हिमालय में है। ओके, देखिए सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची शिखर है जिसको मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं, जिसमें एवरेस्ट आता है आपका। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत लोकप्रिय पहाड़ियाँ स्थान यहाँ पर स्थित है। 5 पहाड़ियों स्थान के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। शिवालिक सबसे नीचे दिखेगा, जो बिहार में आपको सोमेश्वर वगैरह की श्रेणी दिखती है, या उत्तराखंड वगैरह में आपको श्रेणियाँ दिखती हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तर का मैदान है। सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर हिमालय दिखेगा आपको, मैं फोटो में दिखाता हूँ। ये देखिए भारत में ये हिमालय है पूरा, ये हिमालय हो गया। हिमालय के दक्षिण में आएंगे तो ये उत्तर का मैदान है। उत्तर मैदान के दक्षिण में आएंगे तो ये क्या है, तो ये पठारी प्रदेश है, ये पूरा पठारी प्रदेश है। यहाँ पर आएंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको पश्चिमी तट का मैदान दिखेगा, ये पूर्वी तट का मैदान दिखेगा, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान दिखेगा, और ये पूरा का पूरा पहाड़ी भाग है। और यहाँ पर आपको मरुस्थल दिखते हैं। क्या दिखाया मैंने, हिमालय से नीचे आते हैं तो क्या दिखता है, तो मैदानी भाग दिखता है, फिर उससे नीचे पठारी भाग आपको दिखता है। ओके, यही तो यहाँ पर शब्दों में लिख दिया इन्होंने। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल पाया जाता है, वो भी मैंने दिखा दिया। और ये मैदान किसके द्वारा निर्मित है, यहाँ पर पढ़ रहे थे हम लोग, छूट गया था, सॉरी। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से बने होते हैं मैदान। नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है। एक मरुस्थल है, यह शुष्क, गर्म और रेतीला होता है, या वनस्पति बहुत कम पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, अभी मैंने पठार दिखाया आपको। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसका धरातल काफ़ी ऊँचा नीचा है, और इस क्षेत्र बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम आरावली श्रृंखला है। देखिए यह आपका पठारी प्रदेश हो गया। इसकी आकृति लगभग में त्रिभुजाकार है, ऐसे आप बनाएंगे तो ऐसे बनता है, ये त्रिभुजाकार बन रहा है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर पश्चिम ये रहा आरावली की श्रेणी, ये चीज़ के लड़। इसके पूरब में विंध्य पर्वत की श्रेणी है, ये पूरा विंध्य, ये आपका रोहतास से लेकर कहाँ तक फैली हुई है, तो गुजरात तक फैली हुई है विंध्य की श्रेणी। तो इसी के बारे में तो बातचीत हो रही है। यहाँ पर भी शब्दों में भी यही सब चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है
कि इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। बिंदु और सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ। अभी मैंने दिखाया पश्चिमी घाट ऐसे सीधा है लेकिन पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और नदियों के द्वारा ये काम किया गया इनको तोड़ने का। ओके, इन पठारों में खनिज जैसे कोयला और लौह वगैरह खूब सारे मिलते हैं। अगला है पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। अभी मैंने दिखाया पश्चिमी घाट का तटीय मैदान और पूर्वी घाट का तटीय मैदान। आपको पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। देखिए ये बहुत कम चौड़ा है। पश्चिम का तटीय मैदान देखिए कितना कम चौड़ा है ये, जो कि पूर्व का तटीय मैदान देखिए कितना ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ पर दिख सकता है आपको, है ना। अब देखिए क्या है आगे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पूर्वी के तटीय मैदान जो है वो अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं जैसे आपने देखा होगा। सबसे उत्तर में उड़ीसा महानदी, फिर आपका गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में, फिर कृष्णा और फिर कावेरी नदी बहती हैं। ये आपका पश्चिमी घाट की सारी नदियाँ हैं क्रम में। ओके, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये सारी नदियाँ। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। फिर से मैं एक बार आपको ऊपर ले जाता हूँ और आपको याद तो करवा ही दूंगा मैं आज। यहीं पर देखिए यहाँ पर कौन सा है, तो ये सुंदरबन का डेल्टा है, ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है और ये यहाँ पर देखिए कावेरी नदियाँ सब की सब कहाँ पर आ रही हैं, तो सब की सब आ रही हैं आपका बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर नर्मदा और तापी दो नदी यहाँ पर है और एक कुछ नदियाँ यहाँ पर केरल में है जो अरब की सागर की तरफ आती है। बाकी मैक्सिमम नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ ही आती हैं। ओके, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसमें तो कोई चीज़ डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत आसान है ये। देखिए यहाँ पर अगला क्या दिया हुआ है, सुंदरबन। सुनामी के बारे में क्या दिया हुआ है, सुनामी पर इन्होंने कविता लिखा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल बच्चे सब, ठीक है, बहुत सुंदर इन्होंने ड्राइंग भी बनाया हुआ है। बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर। चलो, भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। जैसे ये भारत है तो यहाँ पर आपको दिखेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर लक्षद्वीप दिखेगा। लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, तो कोरल रीफ से हुआ है। कोरल से हुआ है, रीफ से हुआ है, प्रवालों से हुआ है। जबकि जो आपका अंडमान निकोबार है हिमालय पर्वत का विस्तार है। अराकान योमा, म्यांमार से जो पर्वतें आती अराकान योमा, यानी कि बंगाल की खाड़ी को अगर आप पानी सारा हटा दोगे तो यहाँ पर हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ दिखेंगी। हिमालय पर्वत का ही विस्तार है, ये जुड़ी हुई हैं कहाँ से, ये जो नॉर्थ ईस्ट में हिमालय आती उसी का विस्तार है। ये आपका अरब सागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार जो है ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। ओके, और ये केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व स्थित बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कौन सा द्वीप वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो निकोबार द्वीप समूह प्रभावित हुआ था। समाचार पत्र और लोगों से इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। अब आखिरी चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसको भी समाप्त कर लेंगे। भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। देखिए ऊपर का जो चैप्टर था उससे भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। भारत का फिजिकल ज्योग्राफी एक तरह से पढ़ाया मैंने, वो इंट्रो दिया है, इंट्रो था अभी तो आगे बहुत विस्तार होगा, अभी तो शुरुआत है वो। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कौन कौन सी वनस्पतियाँ कहाँ पर पाई जाती है, वन्य प्राणी कौन कौन से कहाँ पर निवास करते हैं। इसको देखते हैं हम लोग और पूरा वीडियो एक ही बार में मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको। इससे पहले के भी वीडियो अपलोड हैं, उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों के संबंध में बातें करते हुए सुनते होंगे। आप जानते हैं कि मौसम जो होता है दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन होता है। मौसम क्या होता है, डेली बदलता है। और जलवायु जो होता है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म में जाके बदलता है। जलवायु बहुत ही लॉन्ग टर्म में जाके बदलता है, लॉन्ग टर्म की चीज़ होती है ये। और मौसम जो होता है, मौसम की तरह बदलना जाना वाला गाना भी सुना होगा, मौसम रोज़ बदलता है। ओके, जैसे आप सुनते होंगे आज का मौसम ठीक नहीं, कभी ऐसा बोलते हैं कि आज की जलवायु ठीक नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो निरा मूर्ख इंसान होता है वो। इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब उनको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, जब खाने पीने के ठंडे पदार्थ को पसंद करते हैं और जब गर्म का मौसम होता है। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आप ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंड, तेज़ी हवाएं वगैरह सब। ये सब क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो बच्चों की चीज़ है। अपने यहाँ मौसम किस किस महीने में कौन सा होता है ध्यान से देखिए। दिसंबर से फरवरी का ठंड का मौसम, सर्दी का मौसम बोलते हैं इसको। मार्च से मई तक गर्मी का मौसम होता है। जून से सितंबर तक चौमासा जिसको कहा जाता है बरसात का मौसम होता है। अक्टूबर से नवंबर मानसून के
के लौटने का समय होता है, इसको शरद ऋतु कहते हैं। अभी कौन सा चल रहा है? तो शरद ऋतु चल रहा है। बिहार में गर्मी पड़ रही है और दिल्ली में ठंड पड़ रही है। हाँ, सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो टोपी पहन के घूम रहे हैं इस महीने में। तो ये ठंड का, शरद का मौसम चल रहा है अभी, और बिहार में अभी गर्मी लगती है, लेकिन रात को मौसम सुहावना हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, मानसून के लौटने के बाद रात को स्वच्छ आकाश होता है, तो जो आपके पृथ्वी से ऊष्मा निकल रही है वो आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाती, बादल नहीं होता है, तो यानी कि रात को टेम्परेचर गिर जाता है। जबकि दिन में क्या होता है, तो आसमान साफ है तो सूर्य बहुत तेज़ी से चमकता है और उसकी रोशनी आसमान की अनुपस्थिति के कारण डायरेक्ट पृथ्वी पर चलती है। इसलिए दिन में आपको खूब गर्मी लगेगी, हो सकता है कि सूर्य की रोशनी आपको खूब चुभे। इसको कहा जाता है क्वार की गर्मी, इसको कहा जाता है क्वार की गर्मी, अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है, क्वार की गर्मी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन रात को मौसम बड़ा ही सुहावना हो जाता है, तो इसको शरद ऋतु कहा जाता है। ओके, अगला है आपका, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म में क्या है, ग्रीष्म के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतम सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसको लू कहा जाता है। लू कब से कब तक चलेगा, तो मार्च से मई तक का जो समय होता है उसमें लू चलती है खूब तेज। ओके, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम होता है उसके बाद से, जून से लेकर सितंबर तक। फिर मानसून के लौटने का मौसम होता है, जिसको शरद ऋतु कह दिया जाता है, ये शुरू हो जाता है आपका। ओके, भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसी मौसम में वर्षा होती है। शरद ऋतु में कहाँ पर वर्षा होती है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। अगर आप भारत का मैप बनाएंगे तो मानसून लौट रही है, लौट कर कहाँ पर वर्षा करवाएगी सारा, तो सारा का सारा वर्षा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों में करवाती है। मैक्सिमम तमिलनाडु, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की दशा जलवायु कहते हैं। बहुत सारे वर्षों की मौसम को जो हम लोग मापते हैं तो उसको क्या कह देते हैं हम, तो उस जगह की जलवायु कह देते हैं। ओके, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। मानसून का तात्पर्य होता है कि हवाओं का प्रवाह किस तरफ हो रहा है, दरअसल में यही होता है मानसून का मतलब। ओके, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण आपने कल पढ़ा था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक को क्या कहा जाता है बंधुओं, तो इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो भारत इसी में स्थित है। उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब होता है बहुत ही अच्छी मात्रा में कृषि का होना। अच्छे मानसून का मतलब खूब सारा उपज होना। इसलिए भारत के बजट को मानसून का जुआ भी कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर और द्रास, कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम होती है, ना तो ज़्यादा ठंड ना तो ज़्यादा गर्मी। वे ना तो अधिक गर्म होते ना तो अधिक ठंड होते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण यहाँ का स्थान बहुत ही आर्द्र होते हैं, यानी कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होता है। कभी कभी महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर है उसको भी नाम दे दिया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर मौसिनराम को ही माना जाता है। ये मेघालय में है। यहाँ पर कीपाकार पर्वत श्रेणी है, जिसमें बादल आकर फंस जाते हैं और यहाँ पर खूब वर्षा करवाते हैं। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो देश में सभी तरह के जगह हैं। पूरब में ऐसी जगह है जहाँ पर साल भर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और पश्चिम में ऐसी जगह है जहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति, हम अपने चारों ओर जो वनस्पति पेड़ पौधे देखते हैं उसी को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर 60 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर भूमि परत यहाँ पर दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वगैरह सब कुछ पाया जाता है अपने देश में। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। छोटे आकार के पौधे जिनको झाड़ कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूल वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे नीम, आम, ये सब होता है। ये तो आपको पता ही होगा। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कटीली वनस्पति कहाँ पर पाया जाएगा, तो मरुस्थल में। और आपका सदाबहार वन कहाँ पर पाया जाएगा, तो जहाँ पर खूब वर्षा होती है, जैसे अंडमान निकोबार में, केरल में पाया जा सकता है। पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो वर्ष भर एक ही जैसे दिखते हैं। ओके, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यूपी, बिहार, मैदानी भारत के मैक्सिमम भागों में पतझड़ वन पाए जाते हैं। पर्णपाती, जो साल में एक बार पत्ते गिरा देते, पर्णपाती पतझड़। ओके, कटीली झाड़ियाँ रेगिस्तान में मिलेगा। पर्वतीय वन पर्वत पर मिलेंगे। मैंग्रोव वन कहाँ पर मिलेंगे, तो समुद्र के तटीय इलाकों में, खारे पानी में मैंग्रोव वन आपको मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसको सदाबहार वन कहा जाता है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जहाँ पर खूब सारा वर्षा होगा, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी। और इसके वृक्ष कौन कौन से होते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसके वृक्ष से सवाल पूछे जाते हैं। मोहोगनी, एबोनी और रोजवुड, ये वही वृक्ष होते हैं जो आपके सदाबहार वन के होते हैं।
यही पूछा जाता है कि मोहगनी, एबोनी और रोजवुड किस वन के वृक्ष के उदाहरण हैं। तो ये सदाबहार वन जो आपके वर्ष भर एक ही जैसे रहते हैं उसी वन के उदाहरण होते हैं। ओके, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये वन हमारे यहाँ पाए जाते हैं, आप लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ, सब के यहाँ, मैक्सिमम लोगों के यहाँ। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड साल में एक बार जो पत्ते गिराते हैं उनको पतझड़ वन कहा जाता है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम, आम, महुआ, ये सब हो सकते हैं। ओके, उसके अलावा क्या है, कटीली झाड़ियों वाले, ये मरुस्थल में पाए जाते हैं। कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं, तो राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जहाँ पर वर्षा कम होती है, वर्षा जहाँ पर कम होती है वहीं पर ये सब चीज़ें पाई जाती है। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। ये अलग अलग तरीके। पर्वतीय वन कहाँ पर पाए जाएंगे, तो पर्वतों पर पाए जाते हैं। 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये देखिए पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पर्वत आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह के वन मिल सकते हैं। ये शंक्वाकार होते हैं। शंक्वाकार का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से ये वन होते हैं, इस प्रकार से वन होते हैं, क्योंकि बर्फ़ गिरता है तो बर्फ़ इनको इस तरह से आकार दे देता है। ओके, पौधे शंकुधार वृक्षी पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से, चीर, पाइन और देवदार। देवदार की लकड़ी बड़ा ही पवित्र मानित, बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है और इसको ध्यान में रखिएगा। मैंग्रोव देखिए इसी प्रकार से होता है और इसके जड़ कई बार ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ से हवा प्रवेश करना भी दिक्कत होता है। तो समुद्र का जब जल और लहर ऊंची ऊंची आती है तो उसको ये रोक लेते हैं मैंग्रोव वन। ये खारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, खारे पानी में रह सकते हैं। यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुंदरी, इस प्रकार के वनों का उदाहरण होता है। और सुंदरी वन जहाँ पर पाया जाता है उसी को सुंदरवन कहा गया है अपने देश में। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है, अब ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वनों सब कुछ करते हैं वन हमारे लिए, फूड से लेकर प्रकृति का संरक्षक तक का काम वन ही करते हैं। वन्य प्राणी, राष्ट्रीय पशु हमारा कौन सा है, तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, यही है हमारा राष्ट्रीय पशु, ये रहा। पानी में नहा रहा हमारा राष्ट्रीय पशु, नहाओ भाई। तो बाकी इन सब के बारे में तो आप जानते ही हैं और इसमें कुछ ऐसा पढ़ाने के लिए है भी नहीं। मोर हमारी राष्ट्रीय पक्षी है और आप बचपन वाले चीज़ें तो नहीं पढ़ा सकता हूं मैं। इस प्रकार से आपका 6th का NCERT आज कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। पूरा मैंने पढ़ा दिया है, अब आपके ऊपर है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनके साथ शेयर करना हो। थैंक यू सो मच आप सभी।